ठीक है। तो विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस, मतलब एक्सॉन के थ्रू न्यूरोहाइपोफाइसिस में चले जाते हैं। ठीक है। आगे बता रहा है कि अगर ओवर सीक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जिससे जाइगेंटिज्म हो जाता है, और लो सीक्रेशन हो ग्रोथ हार्मोन का तो स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाती है जिससे डॉर्फिज्म हो जाता है। पर मेंटली ये फिट होता है। जो पिट्यूटरी डॉर्फ होते हैं वो फिजिकली छोटे होते हैं बट मेंटली क्या होते हैं, फिट होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और भी चीजें बता रहा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रोलैक्टिन क्या करता है, वो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जो आप जानते हैं। एसीटीएच वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और एलएच एफएसएच वो गोनेड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए उनको गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। मेल में एलएच स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजन, जिसे आईसीएसएच भी कहते हो आप मेल्स में। इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, और वहां पर एफएसएच और एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। एलएच इंड्यूसेस ओवल्यूशन ऑफ फुली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि आप जानते हो 12th पार्ट में पढ़ोगे। और ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है किससे, ग्राफियन फॉलिकल से। बातें जानते हैं ना? यस सर। एफएसएच स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। एमएसएच के बारे में जान लेते हैं। एक्ट ऑन मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ये स्किन के पिगमेंटेशन को, स्किन को थोड़ा और काला कर देता है जब ये आता है, और डिस्पर्स हो जाता है तो मतलब कंसंट्रेट हो जाता है तो लाइट कर देता है। जब एमएसएच आता है डिस्पर्स कर देता है तो ब्लैकनिंग हो जाती है, जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। इसीलिए गर्म स्थानों पे जो लोग रहते हैं वो थोड़े से ज़्यादा काले होते हैं, और जो ठंडे स्थानों पे रहते हैं वो कंपेरेटिवली क्या होते हैं, गोरे होते हैं। ठीक है। इसके बाद ये बता रहे हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में, वो भी देख लेते हैं। जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन act on smooth muscles of our body and stimulate their contraction। फीमेल्स में ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस का और चाइल्ड बर्थ कराता है, और साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड की मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा के मिल्क इंजेक्शन भी कराता है। इसीलिए हम इसको जो है ना बर्थ हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन, और साथ ही साथ हम इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। किसे? ऑक्सीटोसिन को। ठीक है। बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। वैसोप्रेसिन क्या करता है? वैसोप्रेसिन किडनी पे एक्ट करता है और वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है, ये उसका काम होता है। वैसोप्रेसिन एक्ट अपॉन किडनी एंड हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसा कि यहाँ पे लिख रहा है, reabsorption of water and electrolytes by distal tubules and therefore reduces loss of water through urine। इसका मतलब ये यूरिन में वाटर हटा देता है, यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देता, इसीलिए इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसका एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन। वैसो का मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेस करने वाला, उनका डायमीटर कम करने वाला। तो ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है जब ब्लड प्रेशर लो होता है, तो कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, यही हार्मोन एडीएच वेसल, एंड इंक्रीजेस बीपी, और बीपी को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर। एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन भी इसका नाम होता है। कोई दिक्कत है बच्चा इसमें? नो सर। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। पीनियल ग्लैंड, इसे पढ़ लेते हैं। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन कौन सा साइड? देखिए डॉर्सल साइड, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कहाँ लोकेटेड होता है, क्वेश्चन में आता है तो जानते ही नहीं कहाँ होता है। डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। और ये जो एपिथैलेमस होता है उसमें एक स्टॉक होता है, पीनियल स्टॉक, उसके साथ जुड़ा होता है
पीनियल ग्लैंड आपका, तो एपिथैलेमस के साथ जुड़ा होता है पीनियल स्टॉक से और सीक्रेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन 24 आवर रेगुलेशन को मेंटेन करता है, डे नाइट रिदम को मेंटेन करता है। मगर डे नाइट पे अगर क्वेश्चन आए कि बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन मेंटेन करता है, तो पहले बनेगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, और फिर पीनियल ग्लैंड आंसर को चुनेंगे। अगर दोनों होगा तो दोनों को लिखेंगे, पर अगर एक चुनना होगा हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड में, तो डे नाइट रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक कौन मेंटेन करेगा? हाइपोथैलेमस। Hypothalamus. अच्छा, it helps in maintaining normal rhythms, sleep wake cycle, body temperature, metabolism, pigmentation of skin, defense capabilities, और जो नहीं लिखा है वो बता देता हूँ, हाँ लिखा है वो भी, menstrual cycle। इसका मतलब क्या क्या है? डे नाइट रिदम बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, मेला और ये मेटाबॉलिज्म भी हमारा सही से कराता है, पिगमेंटेशन जो कलर है वो भी गवर्न करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसके बिना सही से नहीं चलती और हमारी इम्यून कैपेबिलिटीज भी सही से चलती है। मेलाटोनिन जो होता है ना, इसका सीक्रेशन स्टिमुलेट होता है जब लाइट डार्क में, जब डार्क होता है तो डार्क में मेलाटोनिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, मेलाटोनिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। और अगर लाइट आती है, लाइट, तो लाइट इनहिबिट मेलाटोनिन सीक्रेशन, मेलाटोनिन सीक्रेशन। इसीलिए हर समय लाइट में नहीं रहना चाहिए, है ना, रात में भी लाइट जला के ही सो रहे हैं, थोड़ा कम लाइट में रहिए, जितना कम लाइट में रहेंगे उतना ज़्यादा गोरे होंगे और डिफेंस कैपेबिलिटीज भी बढ़ेंगी। मतलब रात सोने के लिए बनी है, तो लाइट ऑफ करके हल्की नाइट बल्ब जला के सो जाइए, क्योंकि अगर हर समय लाइट रहेगी तो मेलाटोनिन का सीक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा, और मेलाटोनिन इनहिबिट हो जाएगा तो आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज कम होंगी, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा, काले हो जाएंगे आप, रात भर जागते रहेंगे। तो रात भर जाग के पबजी ना खेलिए या पढ़ाई ना करिए, रात में सो जाइए 12 बजे, सुबह 4 या 5 बजे उठिए, वो अच्छा रहता है। इसका मतलब दिन में अगर आप जो है पढ़ रहे हैं तो लाइट तो रहेगी ही, और दिन में सो रहे हैं लाइट में तो भी लाइट आंखों में जाती रहती है, बंद कर लेने से थोड़ी आंखों में लाइट नहीं जाती। तो आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज भी प्रभावित होती है, सब कुछ प्रभावित होता है अगर आप रात में जगते हैं लाइट जलाकर, क्योंकि लाइट इनहिबिट्स मेलाटोनिन सीक्रेशन, तो मेलाटोनिन का सीक्रेशन भी जरूरी होता है। तो आप समझ के होंगे रात सोने के लिए बनी है और सुबह जो है वो जागने के लिए बनी होती है, तो उसमें हम जगें सुबह और सुबह उठ के पढ़ाई करें। क्या बात समझ गया बेटा? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। No, sir. एक और चीज, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, ब्लाइंड पर्सन में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जल्दी आती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अर्लियर होती है। क्या होती है? अर्लियर, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं अंधे पर्सन, ठीक है, अंधे पर्सन जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। Sir, क्यों? सर क्यों? ये मतलब अब इसका रीजन तो प्यूबर्टी बहुत, को डिले करता है। हाँ, प्यूबर्टी को डिले नहीं करता, असल में मेलाटोनिन की खासियत है, मगर वो यहाँ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अवॉइड कर रहा था, पर आप पूछ रहे हो। मेलाटोनिन एंटी गोनेडोट्रोपिक है, एंटी गोनेडोट्रोपिक। क्या होता है एंटी गोनेडोट्रोपिक? तो अंधेरे में मेलाटोनिन जो है वो ज्यादा सीक्रेट होता है और वो गोनेड्स को जल्दी से मैच्योर नहीं होने देता। पर जो अंधा पर्सन है हमेशा से, उसके अंदर लाइट सेंसिटिविटी तो रहती नहीं, लाइट इनहिबिट करने नहीं आता, होता नहीं है, तो आपको लगेगा उल्टा कि उनमें मैच्योरिटी देर से आनी चाहिए क्योंकि मेलाटोनिन ज्यादा सीक्रेट होगा, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनमें इंटरप्शन नहीं होता, तो मेलाटोनिन धीरे धीरे कम सीक्रेट होता है उनमें और उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ज्यादा आती है। और अब इसमें ज्यादा दिमाग न लगाएं, बस याद रखें कि मेलाटोनिन एंटी गोनेडोट्रोपिक होती है, मगर ब्लाइंड पर्सन में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जल्दी आती है। ये दो बात याद रख सकते हैं ना? सर इसे ही सर एंटी एजिंग हार्मोन बोलते हैं। हाँ, एंटी एजिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं। आप रात में ज़्यादा सोएंगे, मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा ज़्यादा, तो आपकी एज कम घटेगी, मतलब बूढ़े कम होंगे आप। देर तक जागेंगे तो आंखों के नीचे काला गड्ढा आ जाएगा, बूढ़े दिखने लगेंगे, फेस पे मैच्योरिटी तो क्या, झुर्रियाँ झलकने लगेंगी, ठीक है, डार्क सर्कल। क्योंकि सर आपने पिगमेंटेशन मेलाटोनिन के बारे में भी जी, सर आपने मेलाटोनिन के बारे में भी क्या बताया सर? मैंने अभी बताया कि मेलाटोनिन इन Anti-gonadotropic. सब बातों को प्रभावित करता है जो एनसीईआरटी में लिखा है, पर वो एंटी गोनेडोट्रोपिक होता है, मतलब गोनेड अगर ज्यादा सीक्रेट हो तो गोनेड्स की मैच्योरिटी को रोकता है, और अंधे लोगों में मैच्योरिटी जल्दी आती है। इतनी बातें याद रखनी है आपको, ठीक है।
ज्यादा दिमाग लगाए बिना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, सर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसमें 2 ही हार्मोन क्यों होते हैं, रिलीज होते हैं? क्योंकि ऊपर वाले ने बेटा 2 ही हार्मोन बनाए हैं, हाइपोथैलेमस के पास 2 ही न्यूक्लियाई हैं 2 ही हार्मोन बनाने के, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, इसीलिए 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर ऊपर वाला 3 बनाता तो 3 हो जाते बच्चा, है ना। ऊपर वाले ने ऐसा बनाया ही है। अब ये मत पूछ लेना कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ही क्यों बनाया, टाइपोथैलेमस कुछ बना दिया होता तो कितना अच्छा रहता। हाइपोथैलेमस हमेशा एक्टिव रहता, सोते समय भी हम चल पाते। ठीक है, मेरी बात समझिए आप। ऊपर वाले ने 2 ही न्यूक्लियाई बनाए हैं और इसीलिए 2 ही तरह के हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस उन्हें देता है बच्चा। ठीक है, ठीक है बेटा। यस यस सर। सर। तो आगे बढ़ते हैं, जरा थायराइड ग्लैंड के पास आते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड वो 2 लोब्स का बना हुआ होता है। मैं एनोटेशन ऑफ करता हूँ, यहाँ देखिए, ये थायराइड ग्लैंड 2 लोब्स का बना हुआ है, 2 लोब, और बीच में जुड़ा होता है नैरो इस्थमस से, ये होता है इस्थमस जिससे जुड़ा होता है। और ये वेंट्रल साइड पे नेक के आपको दिखाई देता है, वही होता है, पीछे से आधा अधूरा दिखाई देगा। ये नेक है, उसमें ट्रैकिया ट्रैकियल रिंग्स दिख रही है, वेंट्रल साइड पे इस तरह से होता है। उसके ऊपर देखिए वोकल कॉर्ड भी दिखाई दे रही है, ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब जरा इसे क्लियर करें और थायराइड ग्लैंड के बारे में आगे पढ़ते हैं और चीजों को। तो ये है थायराइड ग्लैंड। होता है ना क्या बेटा, सर? ऐसा कर्क होता है ना? क्या होता है? एस आकार। नहीं, Right. बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप। ये देखो, लग रहा है ना बटरफ्लाई? नहीं लग रहा? लो बना देते हैं। अब लग रहा है बटरफ्लाई शेप? यस सर, लग रहा है। तो बटरफ्लाई शेप होता है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है। इसकी खासियतें क्या है? 2 खासियतें। एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे बड़ा कोई नहीं है। दूसरी बात, ये अपने हार्मोन्स को लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है। दूसरे ग्लैंड अपने हार्मोन को जरूरत पड़ने पे सीक्रेट करते हैं, पर ये लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है। बासी हार्मोन इसका मतलब देता है, स्टोर्स हार्मोन्स इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। तीसरी एक और खासियत है इसकी, बाकी हार्मोन्स ब्लड में अपने आप ट्रेवल कर लेते हैं, फ्लो कर लेते हैं, पर ये कहता है हमको तो तैरना नहीं आता भैया, हमको तो नाव चाहिए। तो दिस हार्मोन जो होता है यहाँ पे थायरॉक्सिन होता है। ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है इसका, वो बाइंड करता है पहले, इट बाइंड्स विद टीबीजी, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन होता है, इसके साथ बाइंड करता है, देन इट ट्रेवल्स इन ब्लड, तब ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। ये भी खासियत है, 3 खासियतें हैं। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, अपने हार्मोन्स को लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पे बासी हार्मोन दे देता है। जैसे कुछ महिलाएं, जब पति आता है काम से बेचारा, खाना खाने बैठता है तो गर्मा गर्म रोटियां सेक के उसकी तरह उछाल देती है डाइनिंग टेबल पे, धड़ाधड़, किचन के बगल ही अक्सर डाइनिंग टेबल रखते हैं लोग, वहां से बनाती है और उछालती जाती है, पति कैच करके खा लेता है गर्मा गर्म। और कुछ महिलाएं होती हैं, कौन रोटी बनाए, उस समय तो बिग बॉस आता है, तो इसीलिए वो पहले से रोटी बना लेती हैं, शाम वाम को ही बासी रोटियां रखी रहती हैं, पति आता है तो एक साथ उसके पास उछाल देती है कि लो भैया खा लो, हम तो जा रहे हैं बिग बॉस देखने, बाद में खाएंगे। तो आजकल ज्यादातर महिलाएं दूसरी कैटेगरी में आ गई हैं, जो बासी रोटियां खिलाती हैं पति को, या तो काम वाली बना के जाती है वो, क्योंकि उस समय उनका बिग बॉस या कोई और सीरियल या धारावाहिक आता रहता है। या आजकल तो नई नई सीरीज आ गई है, नेटफ्लिक्स वगैरह और अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, तो वहाँ कोई ना कोई सीरीज चलती रहती है दिन भर। तो जो घर पे बैठा है वो दिन भर वो सीरीज ही देखता रहता है, फ्लैश देखता रहता है, एरो देखता रहता है ना। और तमाम नई नई सीरीज आ गई है इस समय, कुछ मैंने भी देखी हैं, तो उनको देखिए तो फंस ही जाएगा आदमी। आप तो नहीं देखते? आप तो पढ़ाई कर रहे होंगे ना बेटा? सर हम लोग का सर। लॉकडाउन जो है कोचिंग का सीरीज देखने में निकल गया, कोचिंग का सीरीज सीरीज देखने में निकल गया। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, है ना। 39 बच्चे बचे हैं, कुछ बच्चे भाग गए बोर होके, इससे पहले कि आप सब भाग जाएं, है ना, चिढ़ा चिढ़ा के मुझे, मैं जल्दी से जितना खत्म कर सकता हूँ खत्म करता हूँ 11 बजे तक, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, जो भी खत्म होगा। ज्यादा पढ़ने से तो बोर हो जाएंगे आप। ठीक है, पढ़ा जाए?
यस सर। सर 11 बजे तक पेशेंस सर रखिए कम लास्ट से पे कम। टॉपिक बता दीजिए। अब अपन ऐसे रूटीन से चलते हैं बेटा, क्योंकि आप तो मेनली एएफएमटी के लिए पढ़ रहे हो ना, छोड़ के भागेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बेटा, फिर ये टॉपिक छूट जाएगा। तो हम लोग सीक्वेंस में ही चलते हैं बच्चा, ठीक है। सर खत्म ध्यान कर दिए हम लोग ने। आपने खत्म कर दिया, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, हमको तो हर बच्चे को लेके चलना है बेटा। तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, बाद में हम सारा पढ़ाएंगे, हमसे भी पढ़ लीजिए थोड़ा, भले आपने खत्म कर दिया, खत्म मत करिए, कंप्लीट करिए, फिनिश मत करिए। चलिए, तो दो लोब्स का बना होता है, which are located on other side of trachea. Both lobes are interconnected with a thin flap of क्या, connective tissue. इसका मतलब isthmus क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसके साथ थिन फ्लैप है। अगर पूछे कनेक्ट ये क्या है isthmus, तो रट तो लिया आपने, पर एनसीईआरटी पढ़ी नहीं कि थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़ा होता है, इसे कहते हैं isthmus। ये कंपोज्ड होता है फॉलिकल्स का एंड स्ट्रोमल टिश्यू, इसमें स्ट्रोमल टिश्यू भरे होते हैं और फॉलिकल्स होते हैं। थायराइड फॉलिकल्स के अंदर एक कैविटी होती है और उस कैविटी में ही वो हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं। दीज फॉलिकल सेल्स सिंथेसाइज टू हार्मोन्स, टेट्राआइडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन, ये भी थायरॉक्सिन ही होता है। देखिए T4 ज्यादा बनता है, T4 ज्यादा बनता है, T3 कम बनता है, मगर जो T3 होता है वो ज्यादा असरदार है, ज्यादा पोटेंट है, मोर पोटेंट देन T4, मोर पोटेंट। परंतु चिंता की कोई बात नहीं है, जब T4 पेरिफेरल ऑर्गन्स में जाता है, एग्जांपल लिवर, किडनी वगैरह, लिवर किडनी में, तो ये वहां कन्वर्ट हो जाता है T3 में। तो इस तरह से ज्यादा पोटेंट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है T3 में। T4 बनता कौन ज्यादा है, T4, असरदार कौन है, T3, मगर T4 जब लिवर किडनी में जाता है तो वहां पर वो T3 में बदल जाता है, ज्यादा असरदार होता है। और थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन एसेंशियल होता है, हार्मोन बनने के लिए। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब कि अब थायरॉक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है, ऐसा कब होता है, जब आयोडीन की कमी होती है। जो लोग प्लेन्स पे रहते हैं जनरली उनके पानी में आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए उनका थायरॉक्सिन की कमी नहीं होती। पर जो लोग माउंटेनियस रीजन में रहते हैं वहां पानी में आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है या होती ही नहीं है, ऐसे में उनका थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है और उनका बीपी, बीएमआर ये सब लो हो जाता है। उसे हम कहते हैं सिंपल गॉइटर, उसे हम कहते हैं सिंपल गॉइटर, वो बीमारी होती है, ठीक है। अगर हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायरॉक्सिन की कमी प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चे में डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है और बच्चा नाटा पैदा होता है, जिसे कहते हैं क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म नाटापन है, पर ये पिट्यूटरी वाले नाटेपन से, पिट्यूटरी ड्रॉप से अलग होता है, क्योंकि ये मेंटली रिटार्डेड भी होता है। पिट्यूटरी ड्रॉप मेंटली रिटार्डेड नहीं होता। लो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है बच्चे में, एबनॉर्मल स्किन होती है काली सी, डीफ म्यूटिज्म हो जाता है, गूंगा बहरा भी हो जाता है, नियोनेटल जॉन्डिस भी होता है उसमें, और उसकी प्रोट्रूडिंग टंग होती है, जीभ बाहर आती है मुंह खुलते ही, और पॉट बेली होती है, मटके जैसी बेली भी होती है। तो अगर मदर में कमी हो जाए ड्यूरिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, जब वो प्रेग्नेंट है, या बच्चे में जब वो पैदा हो उसके बाद थायरॉक्सिन की कमी हो, तो क्रिएटिनिज्म हो जाता है। क्रिएटिनिज्म का मतलब बच्चा छोटा रह जाता है, प्लस मेंटली रिटार्डेड होता है, एबनॉर्मल स्किन होती है, गूंगा बहरा होता है, पॉट बेली होती है, प्रोट्रूडिंग टंग होती है, ये सारी चीजें उस बच्चे में होती है, और मटकी जैसी उसकी बेली भी हो जाती है। क्या बात को समझ गया बच्चा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने बताया जल्दी जल्दी ताकि आप आगे कर सकें कवर, ठीक है। अगर एडल्ट में कमी हो जाए तो क्या हो, ठीक है। इन एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। इसका मतलब सीधी सी बात है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक से चलने में थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरत होती है। और कहीं अगर कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाए तो उसमें क्या है, कई सारे नोड्यूल बन जाते हैं जो बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन का सीक्रेशन करते हैं, वो बढ़ जाती है थायरॉक्सिन का सीक्रेशन, एबनॉर्मल हाई लेवल हो जाता है, उसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, जो बॉडी फिजियोलॉजी को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करती है। इसको हम कहते हैं एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर, एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर।
या जिन साइंटिस्ट ने काम किया इस पे उसके अनुसार ग्रेव्स डिसीज, या इसी को प्लमर्स डिसीज कहते हैं, प्लमर्स डिसीज, या इसी को बेसिडोज डिसीज भी कहते हैं, बेसिडोज, ये सब इसी के नाम है। एक्सोपैथेलमिक क्यों? क्योंकि इसमें आईबॉल बाहर आ जाती है। हाँ सर इसमें सर क्या क्या होता है सर हाइपोथायरॉयडिज्म? इसमें आंखें आईबॉल बाहर निकल आती हैं, प्रोट्रूड हो जाती है, मैं वो बताने जा रहा हूँ बेटा। पहले हमें जान लें कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आईबॉल बाहर आ गई, इसलिए एक्सोपैथेलमिक गॉइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोपैथेलमिक गॉइटर, ठीक है। और आंखें बाहर आ जाती है तो फ्राइटनिंग लुक होता है। और ये क्या क्या करता है वो देखिए आपके सामने आ गया है, वो आप बताते हैं। तो अगर ज्यादा होगा तो ये सब चीजें ज्यादा होंगी जो इसका फंक्शन है, और कम होगा तो ये सब चीजें कम हो जाएंगी। क्या क्या देखिए जरा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। ये बीएमआर को रेगुलेट करता है, बीएमआर को बढ़ा के रखता है। इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ा के रखता है। बीएमआर बढ़ती है तो बॉडी टेम्परेचर भी क्या होता है? बढ़ा रहता है। इसीलिए इसको कैलोरोजेनिक कहते हैं, हीट जनरेटिंग, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ा के रखेगा तो आपकी बॉडी गर्म रहेगी। जिनमें थायराइड हार्मोन की कमी रहेगी उनमें बॉडी क्या है ना, ठंडी पड़ी रहेगी, ठंडे से रहेंगे, ठीक है। जो लोग कहते हैं आई एम हॉट, उनका कहने का मतलब होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन इज मोर प्रोड्यूस्ड इन अस, आवर बीएमआर रेट इज हाई, यही मतलब होता है उसका, कोई और मतलब मत निकाल लीजिएगा। इसका मतलब बताना चाहते हैं कि थायरॉक्सिन की कमी नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। और जिसमें थायरॉक्सिन ज्यादा होता है उसका बीएमआर ज्यादा होता है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एक्टिव पर्सन होता है। और जिसमें थायरॉक्सिन कम हो गया, बीएमआर कम हो गया, वो बहुत इनएक्टिव आलसी टाइप का पर्सन हो जाता है, एकदम आलसी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा नहीं है पर बता देता हूँ आपको, एडल्ट में एक और बीमारी होती है मिक्स एडेमा। मिक्स एडेमा को गर्ल्स डिसीज कहते हैं, गर्ल्स डिसीज। देखिए गर्ल्स, गर्ल्स डिसीज नहीं कहते, गर्ल्स कहते हैं। कौन सी गर्ल्स? गर्लस नहीं, यह बात को समझे। मगर अगर इसको गर्ल्स डिसीज कहा जाए तो भी ज्यादा गड़बड़ नहीं है, क्योंकि फीमेल में ज्यादा होता है। फीमेल में क्या होता है? ज्यादा, ये ज्यादा ऑकरेंस होती है। तो अगर मिक्स एडेमा हो गया तो बीमार कम हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है, और आदमी बहुत ही ज्यादा या औरत बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक होते हैं, लेथार्जिक। दे लैक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, अलर्टनेस, ये सब लैक करते हैं। उन्हें बोलो भैया सुन रहे हो, सुन रहे हो, तो कहते हैं क्या हाँ क्या बोल रहे थे, और एकदम आलसी होते हैं। जरा रिमोट उठा के देना, नहीं हम नहीं दे पाएंगे, बोलने में भी आलसी। तो महिलाओं में ज्यादा होता है। तो अगर कोई महिला आपके अगल बगल आलसी मिले तो आप उसे कुछ कहिएगा मत, हो सकता है बेचारी में थायरॉक्सिन की कमी हो। और ये महिला में क्यों, पुरुष में भी थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, पर हाँ फीमेल्स में ज्यादा प्रोन होती है, ठीक है। मुझे शुभम उपचार सर आपको क्या मिलता है, क्या मतलब है शुभम इसका? रोटी गरम है ठंडी। अच्छा अच्छा, ठंडी रोटी गरम रोटी भाई मुझे तो गरम रोटी पसंद है ज्यादातर, ठीक है। तो मुझे गरम ही मिलती है लेकिन जो दो मेरी वाइफ मिल जाए। बनाती है। परंतु हाँ जब मेरी वाइफ नहीं बनाती, काम वाली समय कोरोना में बंद कर रखा है हमने, तो मेरी वाइफ मुझे गरम रोटी खिलाती है या मुझे खुद बनानी पड़ती है। वैसे रोटियां आजकल रोटियां बनाना मुझे पसंद नहीं, मैंने बहुत रोटियां बेली हैं तो वही बनाती है। सब्जी वब्जी कभी मैं बना देता हूँ। काम वाली रहती है तो ठंडी रोटी, मगर वो भी मैं ठंडी नहीं खाता, मेरी आदत नहीं है, तो उसको अवन में गर्म कर देते हैं, अवन में डालते हैं 2 मिनट में गर्म हो जाती है। तो मुझे हमेशा गर्म मिलती है भाई, इसीलिए मैंने अवन खरीद लिया कि दोबारा गैस पे गर्म करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा होगी गैस, क्या फायदा, ठंडी खानी पड़ती थी। और काम वाली तो 7-8 बजे आके बना जाती थी, मैं खाता 11 बजे 12 बजे 10 बजे, पहले कभी खाता नहीं। बात समझ गए? तो मुझे गर्म रोटी मिलती है क्योंकि मैंने मेहनत करके पैसे कमाए और मैंने अवन खरीदा, और उस अवन में रखते हैं, 2 मिनट सेट करते हैं, सारी रोटियां गर्म हो जाती हैं अंदर तक, चकाचक। और अभी तो मजे ही है क्योंकि काम वाली है नहीं, तो जब हम खाने जाते हैं तभी मेरी वाइफ कहती है खाना खाना है, तब वो रोटी बनाती है, सब्जी वब्जी बनाती है, तब मुझे सब बना के आते हैं, साथ में ही खाते हैं पूरी फैमिली, मगर हाँ वो बना के आती है, ठीक है। तो गर्म रोटी, यहाँ तक बात समझ गया बेटा? तो कोई बेचारा आलसी मिले तो ये सोचना कि बेचारे में थायरॉक्सिन की कमी होगी, उसे बुरा भला मत कहिए, आपका छोटा भाई बहन कोई भी हो, तो समझ लीजिए बेचारे में थायरॉक्सिन की कमी है, ज्यादा डांटिए वाटिए मत। कोई काम ना करता हो तो भी मत डांटिए, मगर
धोखा मत खाइएगा, घर कई वाले लोगों का कामचोर नेचर कह ही देते आलसी हैं। वाला होता है। नहीं, कई लोग कामचोर होते भी है, कई लोगों का नेचर ही आलसी वाला होता है। उनका इलाज होता है 2 थप्पड़ लगाइए तुरंत ही ठीक। जैसे आप लोग खाते हैं, फ्लाइंग चप्पल पढ़ते ही सुधर जाते हैं। मम्मी कहती है बेटा सब्जी लेके आओ, बेटा झाड़ू लगा दे तो आपकी पढ़ाई जुड़ा जाती है उस समय। वैसे नहीं पढ़ते रहते कि बेटा टीवी तो देख रहा है, झाड़ू लगा दे तो आप कहते हैं अरे मम्मी पढ़ने नहीं दी, हम टीवी बंद करने जा रहे हैं बस। तो जुड़ा जाती है। तो उसमें चाहिए होता है फ्लाइंग चप्पल। जब आती है धड़ से तो अपने आप थायरोक्सिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है और बढ़ आदमी जाता एक्टिव है। सारा काम करने लगता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है बॉडी ये। एक्टिव। हाँ एकदम एकदम चकाचक एक्टिव। फ्लाइंग चप्पल की आदत जिनको है वो उसी से सुधरते हैं। देखिए, हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। इसका मतलब आरबीसी के नंबर को बढ़ाते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सब बढ़ाते हैं क्योंकि बीमार इसी से बढ़ाते हैं। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है ये। ठीक है, और इसके अलावा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को भी बढ़ाता है। इट आल्सो इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर्स, फॉर एग्जांपल एड्रिनलिन। एड्रिनलिन के एक्शन को भी बढ़ाता है। एंड नॉर एड्रिनलिन, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसके एक्शन को भी बढ़ाता है। क्यों? एड्रिनल हार्ट बीट को बढ़ाता है ना डियर, तो थायरॉक्सिन भी हार्ट बीट को ना बढ़ाता है। रेस्पिरेटरी रेट को भी बढ़ाता है, रेस्पिरेशन को भी बढ़ाता है, और यही एड्रेनलिन भी करता है। तो इसका मतलब वो उसके एक्शन को सप्लीमेंट कर रहा है, उसके साथ मिलके काम कर रहा है। क्या बात को समझ गए? आगे देखिए। जो सर यहाँ हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से समझा दीजिए इसको। थायरॉक्सिन आल्सो स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर, एग्जांपल एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। वो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के एक्शन को भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? वो बढ़ाता है कैसे? क्योंकि वो हार्ट बीट को बढ़ाता है, एड्रेनल भी हार्ट बीट को बढ़ाता है। वो रेस्पिरेशन को बढ़ाता है, एड्रेनल भी रेस्पिरेशन को बढ़ाता है। तो इस तरह से दोनों एक ही काम कर रहे हैं। एड्रेनल वाला काम थायरॉक्सिन भी कर रहा है, तो उसके एक्शन को बढ़ा रहा है ना। यस। आप कोई काम कर रहे हो और मैं भी वही काम करा देता हूँ तो जल्दी हो जाएगा ना। अच्छा ठीक बा? यस सर समझ में आ गया। थायरॉक्सिन, ये थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। असल में अगर हम देखें तो ऐसे थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, ये थायराइड फॉलिकल्स है। ठीक है, ये थायराइड फॉलिकल्स की जो बाउंड्री होती है, पहली बात वो भी याद रखना जरूरी है। वो टिश्यू वाला चैप्टर भेजा, उसमें पढ़िएगा आप। तो ये बाउंड्री बनी होती है सिंपल क्यूबॉइडल की। पहली बात तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये आयोडीन को लेता है, आयोडीन को, और आयोडीन की मदद से यहाँ पे T3 और T4 बनाता है। इनके बीच में यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, ये सेल्स को हम कहते हैं पैरा फॉलिक्यूलर, क्योंकि फॉलिकल्स के बीच में पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, या उन्हीं को कहते हैं सी सेल्स। कब ये जो पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स या सी सेल्स होती हैं, मैं जरा माइक ऑफ कर दूं तो शो का माइक जो है ऑन है। ठीक है, तो ये जो सी सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं हार्मोन जिसे कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन, सिंपली कैल्सिटोनिन। ठीक है, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये होता है थायरोकैल्सिटोनिन। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई प्रॉब्लम है? सर तो अब जो मुझसे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि हम जो है ना एंड में पढ़ लें, तो एंड में है क्या? एड्रिनल ग्लैंड बचा, ठीक है, पैंक्रियास एक बात जानते हैं आप। पूछने थी। जी बेटा, ओवरी और ये सब तो जी आपको 12th में मिलेगा बेटा, और हार्मोन एक्शन में टाइम होगा। हाँ बोलिए। थायरॉक्सिन होते हैं सर, थायरॉक्सिन हार्मोन जो, तो सर एमिनो एसिड और आयोडीन दोनों डेरिवेटिव होते हैं कि सिर्फ आयोडीन के? थायरोक्सिन हार्मोन केवल आयोडीन का बनता है, आयोडीन के से साथ बनता है, और थायरोनिन एसिड नहीं? प्रोटीन भी होता है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछिए प्लीज। मतलब ये पूछ रहे थे कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं सर, उसमें एमिनो एसिड और आयोडीन दोनों होते हैं कि सिर्फ आयोडीन होता है? एमिनो एसिड भी होगा, क्योंकि थायरोकैल्सिटोनिन है ना, ये तो मतलब प्रोटीनेशियस हार्मोन,
परंतु थायरॉक्सिन की अगर बात करो तो ट्राई आयोडीनेटेड थायरोनिन होता है, और टेट्रा आयोडीनेटेड मतलब 3 आयोडीन और 4 आयोडीन वो प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं, तो इसका मतलब अमीनो एसिड भी उसके अंदर हुआ। ट्राई आयोडीनेटेड थायरोनिन और टेट्रा आयोडीनेटेड थायरोनिन मतलब आयोडीन प्लस थायरोनिन प्रोटीन। बात समझे? यस सर, समझ गए। ठीक है बेटा, ये समझ गए बात? सभी लोग समझ गए? यस सर। यस सर। और पढ़ना है या नोट से पढ़ेंगे? नोट्स मैंने भेजा हुआ है, उसमें इससे ज्यादा लिखा हुआ है। नोट्स आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में है, और कई लोगों के पास तो लिखा हुआ भी होगा, पढ़ा हुआ भी होगा उन्होंने। सर पढ़ा दीजिए। और पढ़ा दें आगे? पूछ रहे थे आपका नोट। यस सर। नोट्स तो मैंने भेज दिया है, कई सारे लोग भाग जाएंगे ना बोर होके, मीटिंग फिर खत्म होने वाली है। सर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन पढ़ा दीजिए, बाकी पढ़ Yes. लेंगे। यस सर। ठीक है, Yes, सभी sir, लोग ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन बोलते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ठीक है, फिर Yes, आप sir. एक बार मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आधे घंटे और पढ़ लेते हैं। मीटिंग खत्म होने वाली है, हम फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके, फिर से ज्वाइन कीजिए प्लीज, आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए।